में भरी हवा, जोड़ों में दर्द बढ़ा, धब्बे जो हो दांतों में तो समझो फ्लोरोसिस है हुआ, धब्बे जो हो दांतों में तो समझो फ्लोरोसिस है हुआ। आओ चले हम तुम संग, लड़ने फ्लोरोसिस से जंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग, ताकि बीमारी ना कर पाए जीवन के फीके रंग। फ्लोरोसिस से जंग है लड़नी, फ्लोरोसिस से जंग, फ्लोरोसिस से जंग है लड़नी, फ्लोरोसिस से जंग। अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग, 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 अल्फाजे में वाक्य संग, फ्लोरोसिस से जंग। अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, हाजिर है हम कार्यक्रम फ्लोरोसिस से जंग में। जैसे कि इस कार्यक्रम के नाम में ही है फ्लोरोसिस, और अब तक इतने इसके हम 4 एपिसोड सुन चुके हैं और हमें मालूम चल गया है कि फ्लोरोसिस बीमारी जो है फ्लोराइड के होने से होती है, पानी में फ्लोराइड की अधिकता होने से होती है। तो हम अपने पिछले कार्यक्रमों में इसके बारे में 2 एक्सपर्ट्स रहते हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं कि फ्लोरोसिस कैसे हो जाती है, फ्लोरोसिस की बीमारी, और इससे कैसे लड़ा जा सकता है। हर बार की तरह आज भी श्री ललित मोहन शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में है। नमस्कार। नमस्कार ललित जी। और जो पिछले एपिसोड में हमारे साथ श्री BR पुनिया जी, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं और पिछले 20-25 सालों का अनुभव रहा है इनका समुदाय के साथ काम करने से, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। जी नमस्कार। तो स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम फ्लोरोसिस से जंग में। तो ललित जी, अभी तक हम जितनी भी चर्चा करी है आपसे फ्लोरोसिस बीमारी को लेके, तो आपने फ्लोरोसिस बीमारी क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव के तरीके क्या हैं, इसके बारे में हमने आपसे बातचीत की कि अगर भी बीमारी हो जाती है तो हमें क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, और खाने पीने में किस तरह की चीजें हमें खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में भी आपने बताया। तो एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि वो कि क्या हम पानी से फ्लोराइड को अलग कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पुनिया जी भी यही जानना चाह रहे होंगे कि हम पुनिया जी ने भी हमारे पिछले एपिसोड सुने हैं सभी, और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है कि आपका भी समुदाय के साथ काफी लंबा अनुभव रहा है। क्योंकि जहाँ तक फ्लोराइड कि पानी में फ्लोराइड होने से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, इसका क्योंकि ये पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है इसलिए होता है जी। तो हम ये ललित जी से जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे पानी में से ही फ्लोराइड को अलग कर दिया जाए तो इस समस्या की जड़ी खत्म हो जाए? बिल्कुल सही। कोई तरीके ऐसे? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर हम फ्लोराइड को पानी से अलग कर दें तो इस बीमारी को होने के चांसेस ही नहीं होंगे, सारा जो झमेला है वही खत्म हो जाए। लेकिन समस्या एक बात यह है कि अभी तक 4-5 तकनीक डेवलप हुई हैं जिनके द्वारा फ्लोराइड को अलग किया जा सकता है, लेकिन ये सारी की सारी तकनीक जो है वो मतलब उनके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है, और इन्हीं समस्याओं की वजह से वो घर के स्तर पर उसको अपनाना मुश्किल है। और खास तौर पे गांव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तकनीक बहुत जगह ट्राई की गई और इनका कहीं भी सफलता के साथ प्रयोग लंबे समय तक नहीं हो पाया। तो कुछ समय काम करती हैं, उसके बाद फेल कर जाती हैं, तो उसका बहुत सारे कारण हैं। तो मैं अभी आपको जो डिफरेंट तकनीक हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली तकनीक जो नालगोंडा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर इसका इस्तेमाल हुआ था और इसके नाम पे ही इसको नालगोंडा टेक्निक बोला गया या फिर एक्टिवेटेड एल्यूमिना टेक्निक बोला गया। तो ये तकनीक के अंदर क्या होता है कि जैसे फिटकरी होती है, फिटकरी की तरह ही एल्यूमिना होता है और फिटकरी को शोधित करके बनाया जाता है, उसको पानी से फ्लोराइड अलग करने के लिए बनाया गया तकनीक को। ये तकनीक के साथ समस्या ये थी कि फ्लोराइड को शुरुआत में
पानी से अलग करती है, कम करती है, लेकिन समय के साथ साथ जो पानी के अंदर फ्लोराइड के या दूसरे उसके रासायनिक गुणधर्म में बदलाव आता है, तो उनके साथ साथ इस तकनीक में फ्लोराइड को कम करने की या निकालने की क्षमता जो है वो भी कम ज्यादा होती रहती है। जी जी जी। तो ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा फ्लोराइड को अलग कर रही है या बिल्कुल खत्म कर रही है। दूसरी समस्या इसके साथ ये थी कि इसमें जब पानी बनता है, जो पानी साफ पानी हमें मिलता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम भी आ जाता है, और एल्यूमिनियम एक दूसरा घातक तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो एक रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी समस्या ये है कि ये जो एल्यूमिना यूज होता है इसमें, वो कुछ समय के लिए काम करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे कम होता जाता है और बंद कर देता है, और आम आदमी को गांव में पता ही नहीं चल पाता कि कब वो उसने काम करना बंद कर दिया, ताकि उसको फिर से शोधित किया जा सके। यानी इसको समय समय पर मापना पड़ता है। समय समय पर मापना पड़ता है, और गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ये तकनीक जो है बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाई। दूसरी तकनीक जो है, आमतौर पे शहरों में हम देखते हैं कि घरों में आरओ लगा होता है। बिल्कुल। आरओ के साथ जुड़ी हुई समस्याएं ये है कि ये आरओ फ्लोराइड को तो पानी से अलग करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे जो तत्व जो हमें शरीर को हमारे चाहिए होते हैं वो भी पानी में से निकाल देती है। अच्छा। तो उसकी वजह से हमें जो पोषक तत्व पानी से मिलते वो नहीं मिले, तो वो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये हमेशा बिजली से ही चलता है। अब बिजली से चलता है तो गांव में हमारे हर समय बिजली नहीं उपलब्ध होती। तीसरी समस्या ये है कि ये एक महंगी पद्धति है, तो हमारा गांव का हर घर इसको अपना नहीं सकता। बिल्कुल। चौथी समस्या ये है कि इस तकनीक में आपको जितना पानी मिलता है उससे ज्यादा पानी ये वेस्ट करता है, तो जहां पे पानी की पहले से कमी है वहां पे इस तकनीक को नहीं अपनाया जा सकता। अब तीसरी जो तकनीक है वो केमिकल कोएगुलेशन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि कुछ रासायनिक तत्व पानी के अंदर डालकर पानी को एक तरह से आप ये समझिए फाड़ दिया जाता है। जैसे दूध में नींबू डाल के दूध को फाड़ दिया जाता है तो दूध में से कुछ तत्व अलग हो जाते हैं, उसी तरह से पानी में कुछ रासायनिक तत्व मिलाकर उसमें से फ्लोराइड को अलग किया जाता है। अब इसमें भी समस्या ये है कि एक तो हमेशा आपको वो रसायन जो है खरीदना पड़ेगा। जी जी। दूसरी चीज ये है कि वो रासायनिक तत्व पूरी तरह से पानी से अलग नहीं होंगे, तो पानी में कुछ ना कुछ अंश उसका आएगा, तो वो फिर हमारे को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक और तकनीक डेवलप हुई जिसको इलेक्ट्रो डिफ्लोरिडेशन कहते हैं। ये तकनीक अच्छी है, बिजली से भी चलता है ये, और इसको जो है सौर ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज में काम करती है। जी। तो इस तकनीक में क्या होता है कि जैसे बैटरी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसी तरह से पानी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लोराइड को जमा कर लिया जाता है। जी जी। अब इस तकनीक के साथ भी जुड़ी हुई समस्या ये है कि वो इलेक्ट्रोड जो हैं कुछ समय बाद फिर उतना प्रभावी रूप से काम नहीं करते। अब ये कैसे पता चले कि वो प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी का स्वाद तो बदलता नहीं कि हम उसको पी के देख लें कि भैया अब पानी ये काम ठीक नहीं कर रहा तो अब इसकी मरम्मत की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि गांव में उसका सुधार करने वाली जो स्किल की जरूरत है वो सब गांव में उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिला के मैंने आपको 5 तकनीक बनाई और पांचों की पांचों में कहीं ना कोई समस्या है। तो पुनिया जी, आपने इतने वर्ष समुदाय के साथ काम किया है, जो अभी ललित जी ने इतनी तकनीकें हमारे साथ साझा की हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव के स्तर पे अगर मान लीजिए कुछ ये तकनीकें संभव हो पाएंगी क्या? जो अभी ललित जी ने ये तकनीक सारी बताई, तो मुझ जैसे आदमी के लिए तो इनको अपनाना
पहली बात तो इनको अपनाना ही नहीं लगता कि ये संभव है कि गांव के लेवल पे मैं इसको कर पाऊंगा। एक चुनौती है एक चुनौती है बहुत बड़ी, कैसे करेंगे ये इस तरह से। और दूसरी बात, अभी ललित जी ने बताया कि हर विधि के साथ में कोई न कोई फिर बड़ी समस्या है, लेकिन ललित फिर ये वो सामान्य आदमी तो वहीं का वहीं रहा, फिर पानी से फ्लोराइड को अलग नहीं करेंगे तो क्या करें? सामान्य आदमी, गांव का आदमी, मुझ जैसा आदमी करे तो करे क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनिया जी। देखिए, ये चुनौती एक बनी हुई है पूरे वैज्ञानिक वर्ग के सामने कि किस तरह से फ्लोराइड को अलग किया जाए। सहगल फाउंडेशन भी इसके ऊपर काफी गंभीरता से काम कर रही है और ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रही है कि जो गांव के लेवल पे गांव का आदमी इस्तेमाल कर सके और वो कम से कम लागत की तकनीक हो। लेकिन जब तक इस तरह की तकनीक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, उसके ऊपर सारे टेस्ट नहीं कर लिए जाते, तब तक मेरा तो सुझाव एक यही है कि पानी के अंदर फ्लोराइड रहेगा, उसी पानी को हमें पीना पड़ेगा और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहेगा। तो हम कुछ ऐसा अपनाएं कि वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर सके। इसका मतलब हम अपने शरीर के अंदर ही ऐसी तैयारी करें कि अगर पानी में फ्लोराइड है तो भी वो हमें प्रभावित ना कर सके। और उसका, जैसा पुराने पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि फ्लोराइड एक भूखा शेर है। बिल्कुल। इसको जहां कहीं भी कैल्शियम मिलता है ये उसको खा लेता है और इसका एक बार पेट भर गया तो फिर ये आगे कुछ नहीं कर सकता। तो हमें अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करना होगा। और कैल्शियम की मात्रा कहां से आएगी हमारे शरीर में? तो या तो दूध या दूध से बने हुए पदार्थों से आएगी। बिल्कुल। या फिर हम बार बार बात करते हैं कि सोंजने के पत्ते का चूर्ण जी, वो हमारे शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा को बना के रखेगा और उससे फिर ये भूखा शेर शांत रहेगा। तो हमें यही अपनाने की आवश्यकता है जब तक पूरी भरोसेमंद तकनीक डेवलप नहीं हो जाती। आदमी को खुद ही करना है। जी जी जी, ठीक, समझ में आती है। तो मतलब कि हमें अपने बचाव करना है, खान पान में एहतियात बरतनी है। अगर हम ये तकनीक, जब तक ये कोई सहगल फाउंडेशन कोई ऐसी तकनीक का इजाद नहीं करता कि जो हम गांव में कर सकें। बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि ललित जी ने बताया श्रोताओं कि हमें अपने खाने पीने में बदलाव करना है, सहजन का पौधा लगाएं और उसके पत्ते, दूध दही खाएं। तो फिलहाल तो यही हम कर सकते हैं कि ये सब चीजें अपनाएं और अपने पानी से जो है फ्लोराइड को कम करें और फ्लोराइड से लड़ने की जो शक्ति है वो प्राप्त करें। तो पुनिया जी, आपका भी ऐसा ही सोचना है कि गांव के स्तर पे ये सब चीजें तो हम अपना ही सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। जो पिछले एपिसोड्स में आप बताते भी आए हैं कि हम खाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें जिससे पानी में फ्लोराइड का जो बुरा असर है वो ना रहे और शरीर उनसे लड़ता रहे। बिल्कुल सही। तो आशा है कि आज का जो ये कार्यक्रम था जिसमें हमने ललित जी से तकनीकों के बारे में जाना और ये भी जाना कि ये तकनीक जो है घरेलू स्तर पर अभी संभव नहीं है इनको अपनाना, तो उससे उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या खान पान में बदलाव कर सकते हैं, तो हमें वो अपनाने चाहिए। और उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा और वो अपने खान पान में बदलाव करके फ्लोराइड जैसे भूखे शेर से बच रहे होंगे। तो धन्यवाद पुनिया जी और ललित जी आपका कार्यक्रम में आने का। धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद।